नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद वीके पर, जहां मैं लेकर आता हूं कंपटीशन एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह और डेली करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, एनटीपीसी हो, टेट, सीटेट या कोई अन्य एग्जाम हो। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुँच सकें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यह वीडियो सामान्य विज्ञान पर आधारित है, जिसका मुख्य विषय रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री है। इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्नों के प्रकार वस्तुनिष्ठ होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, नाभिक में परमाणु क्रमांक किसे दर्शाता है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा हाइड्रोजन। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक को व्यक्त करती है, क्योंकि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला 1 न्यूट्रॉन, दूसरा 2 न्यूट्रॉन, तीसरा 3 न्यूट्रॉन, चौथा एक भी नहीं। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एक भी नहीं। एक हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन ही पाया जाता है, जबकि एक भी न्यूट्रॉन नाभिक में नहीं पाया जाता। इसीलिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार, जिसे द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, दोनों का मान 1 होता है। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एक भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला न्यूट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा क्रिप्टॉन। तो क्वेश्चन में पूछा है सकारात्मक आवेश। सकारात्मक आवेश मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन, ठीक। प्रोटॉन हमारा धन आवेशित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, यह आवेश रहित होता है, ठीक। यह क्या होता है? आवेश रहित होता है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला न्यूट्रॉन, दूसरा एंटी इलेक्ट्रॉन, तीसरा प्रोटॉन, चौथा पॉजिट्रॉन। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा पॉजिट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य पॉजिट्रॉन कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में अंतर क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। जो पॉजिट्रॉन होता है इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक। इसको बीटा प्लस से डिनोट किया जाता है, इसको बीटा प्लस से डिनोट किया जाता है। यह परमाणु में पाया जाने वाला एक मौलिक कण होता है। यह धन आवेशित युक्त होता है। इसके गुण इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, किंतु दोनों में अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और पॉजिट्रॉन धन आवेशित होता है, परंतु इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है। इसकी खोज सन 1932 में कार्ल डी एंडरसन ने किया था। इसका जो विद्युत आवेश होता है वो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। अगर इसी को हम निगेटिव में लिख दें तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कण क्या हो गया? पॉजिट्रॉन। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला परमाणु संलयन, दूसरा सौर ऊर्जा, तीसरा उष्मा विद्युत, चौथा गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, परमाणु संलयन, ठीक। सूर्य की ऊर्जा परमाणु संलयन या इसे नाभिकीय संलयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन भी कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा
नाभिकीय संलयन या परमाणु संलयन माध्यम से उत्पन्न होती है। सूर्य पर विशाल मात्रा में हाइड्रोजन का भंडार है, जिसके परमाणु सूर्य के कोर में अति उच्च ताप और दाब के कारण नाभिकीय संलयन क्रिया में भाग लेते हैं और अपने से भारी तत्व हीलियम का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में नए बनने वाले नाभिक का द्रव्यमान संलयित होने वाले नाभिकों के संयुक्त द्रव्यमान से कम होता है, अर्थात द्रव्यमान की क्षति होती है और द्रव्यमान की यही क्षति E बराबर mc² समीकरण द्वारा ऊर्जा में परिणत हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु संलयन। अगला क्वेश्चन है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला 2, दूसरा 6, तीसरा 8, चौथा 16। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 6। ठीक। ऑक्सीजन को हम O से डिनोट करते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। ठीक। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या हो जाएगा? 2, 6, अर्थात ऑक्सीजन के प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और द्वितीय कक्ष में या कहिए कि बाह्य कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं, अतः ऑक्सीजन में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए हाँ, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला अपघटन, दूसरा ऑक्सीकरण, तीसरा गुरुत्वाकर्षण, चौथा हाइड्रोलिसिस। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण। ठीक। अब गुरुत्वाकर्षण कहते किसे हैं? तो गुरुत्वाकर्षण एक भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा एक पिंड दूसरे पिंड पर आकर्षण बल लगाता है। इसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के संबंध में प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक न्यूटन ने एक नियम दिया, जिसके अनुसार ब्रह्मांड के किन्हीं 2 पिंडों में जिनके द्रव्यमान, मान लीजिए कि पहला पिंड का द्रव्यमान क्या है? m1 और दूसरे पिंड का द्रव्यमान है m2। ठीक। और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? r। तब इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल G × m1 × m2 अपान r² के बराबर होगा, जहाँ G जो है एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है? एक नियतांक। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, तीसरा प्रोटॉन में वृद्धि होती है, चौथा प्रोटॉन में कमी होती है। तो जो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। अब ऑक्सीकरण कहते किसे हैं? तो इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार परमाणुओं, आयनों या अणुओं द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में किसी तत्व की संयोजकता बढ़ती है तथा संयोजकता में हुई वृद्धि त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व क्या होता है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर, दूसरा 100 किलोग्राम प्रति घन मीटर, तीसरा 10 किलोग्राम प्रति घन मीटर, चौथा 1 किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। अब इसी से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है, किस ताप पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है? ठीक। तो आप हमेशा याद रखेंगे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, जो कि 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि तापमान कम होता है तो पानी का घनत्व में भी कमी होने लगती है। तो पानी का घनत्व कितना होता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला पारा, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा गैलियम। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी,
ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है। ब्रोमीन को Br से डिनोट करते हैं। ठीक, ब्रोमीन आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह का अधातु तत्व है। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, जिसका रंग लाल भूरा होता है तथा खुला छोड़ने पर यह शीघ्रता से कमरे के ही ताप पर लाल भूरे रंग के ही वाष्प में परिणित हो जाता है। इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया गया है पारा। एक क्वेश्चन बनता है जो इसी प्रश्न से मिलता जुलता है और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन क्या बनता है कि वह एकमात्र धातु, यहाँ पर अधातु की बात की गई थी। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, वह एकमात्र धातु कौन सी है, ठीक, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पारा। ठीक, इसे Hg से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मुख्य अयस्क होता है वो सीने बार होता है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि जो धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो एकमात्र धातु कौन सी है, वो पारा है। अगला क्वेश्चन है, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला हीलियम, दूसरा प्रोपेन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा नाइट्रोजन। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रोपेन। चूँकि यहाँ गर्म हवा के गुब्बारे की बात हो रही है तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बलून होता है जो इस शेप में होता है, ठीक, ये इस शेप में होता है और यहाँ पे कुछ बर्नर टाइप का लगा रहता है, हाँ, जिसमें आग जलती रहती है और यह जो बड़ा सा बैलून है ये हवा में तैरता रहता है। यहाँ पर इसी गुब्बारे की बात की गई है। तो ये आधुनिक गर्म हवा गुब्बारे रिप स्टॉप नायलॉन या डेकरान के बने होते हैं, जिन्हें आंशिक रूप से गैस संचालित पंखों की सहायता से ठंडी हवा द्वारा भर देते हैं और ऊपर उठाने हेतु बर्नर जलाते हैं और इन्हीं बर्नर में प्रोपेन गैस भरी जाती है, जिसके जलने से यह गुब्बारा ऊपर हवा में उड़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला अमोनिया, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा हाइड्रोजन। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अमोनिया। अमोनिया जिसे NH3 से प्रदर्शित करते हैं, तीखी गंध युक्त गैस होती है, जबकि अन्य गैसें अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन गंधहीन गैसें होती हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला दहन प्रतिक्रिया, दूसरा अपघटन प्रतिक्रिया, तीसरा विस्थापन प्रतिक्रिया, चौथा संयोजन प्रतिक्रिया। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अपघटन प्रतिक्रिया। अपघटन प्रतिक्रिया हमेशा ऊष्माशोषी होती है क्योंकि अपघटन की क्रिया में रासायनिक बंध टूटते हैं, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह बाहरी ऊष्मा अवशोषित करके ऊर्जा को प्राप्त करती है। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अपघटन प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ऊष्माक्षेपी, दूसरा संयोजन, तीसरा ऊष्माशोषी, चौथा अपघटन। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जिनमें प्रकाश अथवा ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है। अतः स्पष्ट है कि इस अभिक्रिया के प्रारंभ हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा की तुलना में अभिक्रिया में मुक्त हुई ऊर्जा बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला प्रोपेन, दूसरा एथेन, तीसरा ब्यूटेन, चौथा मीथेन। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मीथेन। प्रचुर मात्रा में मीथेन गैस प्राकृतिक गैस के रूप में भूमि सतह के नीचे से निकाली जाती है। यह एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है। मीथेन का उपयोग पेट्रोल, डीजल या LPG के स्थान पर किया जा सकता है,
यह पर्यावरणीय और प्रदूषण की दृष्टि से भी स्वच्छ ईंधन है, जिसे अब सीएनजी के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का यह आखिरी क्वेश्चन है, सूखी बर्फ क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला सूखा हुआ बर्फ, दूसरा रेगिस्तान में जमी हुई बर्फ, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, चौथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ठोस रूप। और यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।